ऐसे बदलते मुल्की और आलमी हालात हाजरा पर चुपता हुआ तबसरा, तल्ख हकाइक का बेबाक तज्जिया और अंदर की खबर बाहर की दुनिया के माहिरीन की जुबानी। दारुल हुकूमत वॉशिंगटन से बराह रास्त देखिए अनीस फारूकी के प्राइम टाइम शो में कैपिटल टीवी वॉशिंगटन पर, रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका से। जी वेलकम व्यूअर्स। प्राइम टाइम में यूक्रेन का जो इशू है वो तेज़ी से रोज़ बरोज़ तब्दील होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इसमें हम देखते हैं कि एक दुनिया जो है वो उसको कैसा डील कर रही है। दुनिया से मुराद ये कि आलमी ताकतें, नेटोज़, बड़ी सुपर पावर्स, भारत, पाकिस्तान, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और जो यूरोपियन यूनियन है वो इसको किस तरह से देख रही है। लेकिन ख़ास तौर पे जो भारत का इसमें किरदार है, जो हिंदुस्तान का इस वक्त जो रोल है, इस पे आज हम थोड़ा फोकस रखेंगे कि जो यूनाइटेड नेशन में किस तरह से उसने अपनी डिप्लोमेसी को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिप्रेजेंट किया है, इस पे आज ख़ास तौर पे बात होगी। मोहम्मद रिजवान साहब ने हमें एक मरतबा फिर ज्वाइन किया है और ये आज बड़ा अहम मौजू है। मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स इस बात को गौर से सुने और देखें कि ये हम किस एंगल से आप तक की बात लेकर आ रहे हैं। वेलकम रिजवान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है सर? बहुत शुक्रिया अनिल साहब, बहुत मेहरबानी, एक दफ़ा फिर आपने इनवाइट किया, बहुत माय शुक्रिया। प्लेजर, इट्स माय प्लेजर सर। ये मैंने बात ही शुरू वहाँ से कर दी कि जो प्रॉब्लम इस वक्त चल रही है कि दुनिया इस वक्त यूक्रेन के इशू को कैसे देख रही है, और मुझे इसमें इंटरेस्ट ये है कि हम लोग जो हमारा ख़ित्ता है बर सग़ीर पाक व हिंद का, इसको हम कैसे देख रहे हैं। इस पर आपने थोड़ी सी हमें आज आगाही देनी है, तो मैं चाहूँगा कि ओवर टू यू एंड फॉर और बेनिफिट ऑफ ऑडियंस आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। राइट अनिल साहब, बहुत अच्छा, और आपने बहुत ही हॉट टॉपिक सेलेक्ट किया है, क्योंकि ये ना सिर्फ इम्पोर्टेंट है बहुत हवालों से, हमारे रीजन के लिए भी और दुनिया के लिए भी, और बहुत हवालों से आप देख रहे हैं दुनिया में कितनी ज़्यादा तेज़ी से कितनी ज़्यादा चेंजेस हो रही हैं। तो इसमें बहुत से कंट्रीज जो हैं इस वक्त इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ए पोजीशन है, बहुत से साइड लाइन पे सिर्फ देख रहे हैं कि क्या होता है, और बहुत से वास्ट मेजॉरिटी ने एक पोजीशन ले ली हुई है कि क्या करना है। बिल्कुल ले ली। इस चीज को अब आपने इंडिया का सवाल किया और साउथ एशिया के हवाले से बात करने की, बिल्कुल उस हवाले से इंडिया जो है इस वक्त मेरा ख्याल है कि मोस्ट डिफिकल्ट, वी मस्ट एडमिट कि इंडिया इस वक्त बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में है। डिफिकल्ट इस सेंस में कि ये आसान नहीं है डिसीजन उसका करना। एक हवाले से मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल आसान होना चाहिए था। अगर हम प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स को और अगर हम अलायंस पॉलिटिक्स के हवाले से भी देखें, तो ये एक आसान रेजोल्यूशन थी जिस पर आसानी से आप एग्रेसर के खिलाफ वोट डाल सकते थे, लेकिन इंडिया ने एब्सटेन करने का ऑप्शन लिया। हम इसको दो हवालों से जरूर देखना चाहेंगे कि क्यों किया एब्सटेन करने का ऑप्शन। एक तो उसमें इसमें दुनिया में जब भी पॉलिटिक्स की बात होती है ना, उसको दो तरीके से देखना चाहिए। एक प्रिंसिपल्स और चार्टर्स क्या कहते हैं, दूसरा रियल पॉलिटिक्स क्या कहती है। बिल्कुल ठीक। जो रियल ऑन ग्राउंड आपके जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं, उनको आप कैसे मनूवर करते हैं। बिल्कुल ठीक। अक्सर कंट्रीज बैलेंस करने की कोशिश करते हैं आइडियलिज्म में और रियल पॉलिटिक्स में। ठीक है, अक्सर कंट्री नहीं कर पाते, उनके लिए कंपल्शंस बहुत ज्यादा होती हैं, या ड्यू टू वैरायटी ऑफ रीजंस वो नहीं कर पाते टाइमली डिसीजंस। तो इसको हम इंडिया के हवाले से आपने बात की, तो हम दोनों हवालों से देख लेते हैं कि इंडिया का रियल इंटरेस्ट क्या है और परसीव्ड नेशनल इंटरेस्ट क्या है इसमें। उन नेशनल इंटरेस्ट को जब हम अपने, मेरे हिसाब से जो मेरी सोच में आता है, उसको हम डिफाइन कर लेंगे, तो फिर हमें इंडिया की पोजीशन को समझना आसानी हो जाएगी। मैं इस चीज को यूं देखता हूं कि आइडियली और एक दुनिया में जो चीज चल रही है उसमें इंडिया के लिए ये कोई डिफिकल्ट डिसीजंस नहीं होना चाहिए था। इस सिचुएशन में रशिया एक क्लियर एग्रेसर है जिसने एक मुल्क की सॉवरेनिटी को और बॉर्डर्स को वायलेट किया है, एंड वी ऑल एग्री दैट, और उसका वी ऑल एग्री ऑन दैट, और उसके अंदर जाके उसने
कंडेम करना कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। 141 कंट्रीज ने कंडेम किया, इसका मतलब ये कोई मुश्किल काम नहीं था। इसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनके रशिया के साथ बड़े क्लोज इंटरेस्ट है, लेकिन एक प्रिंसिपल पे ये दुनिया खड़ी है। दुनिया जो है वो एक प्रिंसिपल पे खड़ी है। गो के आई लेट मी से दिस कि वो प्रिंसिपल्स वायलेट होते रहते हैं, लेकिन जब वायलेट होते हैं तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, चाहे वो अमेरिकन सुपर पावर ही क्यों ना हो। वो भी जब प्रिंसिपल वायलेट, जैसे इराक में उसने फौजें भेजी, आज अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स भी कह रहे हैं कि वो हमारा बहुत ही बुरा डिसीजन था, वी शुड हैव नॉट गॉन इनसाइड। हमें वो जो है वो प्रिटेक्स्ट जो एक गड़ा था वो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का, वो भी नहीं करना चाहिए था, और वी पेड ए हैवी प्राइस। हमने ईरान के लिए बहुत सारी जगह वहाँ पे छोड़ दी, जो कि हमें बाद में क्लियर करते 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 तो एक बैड डिसीजन किया, और उसकी फिर कॉन्सिक्वेंसेस अमेरिका को भी उसको फेस करने पड़े। हर कंट्री को अगर वो टाइम पर डिसीजंस ना करे और अपने नेशनल इंटरेस्ट में ना करे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस डेफिनेटली होते हैं, अच्छे बुरे, अभी कल परसों, ये एक सेपरेट डिबेट है। इंडिया के हवाले से मैं ज़रा थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। इंडिया की हिस्ट्री है रशिया के साथ, और वो इंडिया में बहुत से पॉलिसी मेकर्स ये कह भी रहे हैं कि हमारे बड़े लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशंस हैं रशिया के साथ। ये मैं आप पहले इंडिया की पोजीशन आपको बता दूं, फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे कि हमारे बहुत ही हिस्टोरिकल लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप हैं रशिया के साथ। और इंडिया इस वक्त रशिया से जो रिपोर्टेडली 65% ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया रशिया से लेता है, तो ये उसका एक, वो कहता है कि मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग नेशनल इंटरेस्ट है, इंडिया की पोजीशन ये है, तो मैं इसको कैसे वो जाने दूं। ठीक है, एग्रीड। लेकिन एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि ये सारी चीज 1991, वी आर टॉकिंग अबाउट 30 इयर्स बैक, उस वक्त चेंज होनी शुरू हो गई थी, जब इंडिया ने नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह थे 1991-92 में, जब इंडिया ने एक अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक की डायलॉग करने के लिए बातचीत शुरू की। बाय द टाइम वी फास्ट फॉरवर्ड, वी कम टू वाजपेयी's टाइम और जॉर्ज बुश इधर सदर हैं, तो वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिसके बहुत सारे कंपोनेंट और बहुत सारे डायमेंशंस हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी, जिसके बीच में से बाद में क्वाड निकला। ठीक है, राइट। वो सारी डायलॉग उस वक्त से चल रहा था। वो जब स्ट्रांग हो गई तो अब ये बात क्लियर हो गई थी, इंडिया ने 10-12 साल लिए सोचने में कि मुझे अमेरिका के साथ चलना है कि नहीं, क्योंकि इंडिया के ऑब्वियसली चाइना के साथ बहुत क्लोज रिलेशन है। इंडिया न्यू कि इंडिया अब कि ये अलायंस में जाना हमारे लिए क्या मतलब है, बिल्कुल क्या करना पड़ेगा, दुनिया हमारे साथ क्या कर सकती है, हम उन दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस चला था। फिर वो पार्टनरशिप साइन हो गई, उस पार्टनरशिप के साथ सब कुछ अच्छा चला। इंडिया ने स्पेशली, मैंने आपको याद है पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि मैं जयशंकर को, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को मैं 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स देता हूँ। बिल्कुल। उस वक्त तक यूएन रेजोल्यूशन की बात नहीं हुई थी, लेकिन इसके साथ साथ मैं 10 आउट ऑफ 10 की जो बात की थी वो इंडिया के ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड 2 क्वाड जो है वो रिलेशन अलायंसेस थे, एक एशिया पैसिफिक का क्वाड, एक वेस्ट का क्वाड, जिसमें वो इसराइल और यूएई के साथ पार्टनर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्विक ब्रेक लूँगा, एक ब्रेक के बाद हम आते हैं, क्योंकि मैं 10 मिनट का सेगमेंट हमारा होता है, उसमें हम 10 मिनट में आपको एक इसी को कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। जस्ट स्टे ट्यून विद अस, विल बी राइट बैक। तेजी से बदलते मुल्की और आलमी हालात हाजरा पर चुपता हुआ तबसरा, तल्ख हकाइक का बेबाक तज्जिया और अंदर की खबर बाहर की दुनिया के माहिरीन की ज़ुबानी। दारुल हुकूमत वॉशिंगटन से बराह रास्त देखिए अनीस फारूकी के प्राइम टाइम शो में, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन पर, रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका से। जी व्यूअर्स, हमारे साथ मोहम्मद रिजवान साहब बात कर रहे हैं भारत का किरदार जो है इस वक्त यूक्रेन के
तनाज़े में और यूनाइटेड नेशन में वो किस तरह से अपनी बातचीत को लेके आगे बढ़ रहा है, क्या उसका रोल है, किस तरह से डिप्लोमेसी उनकी फॉरेन पॉलिसी रही है। जी रिजवान साहब प्लीज़ कंटिन्यू। जी, मैं अब ज़रा जल्दी से इसको रैप अप करने। इंडिया का दूसरा जो इंडिया के अपने हवाले से इंडिया के अपने पॉलिसी मेकर्स जो कह रहे हैं कि उनका स्ट्रॉन्ग नेशनल इंटरेस्ट ये है कि उनकी डिफेंस प्रोडक्शन वो जो है ना, उनका डिफेंस इक्विपमेंट वो 60% से ऊपर 65% भी लोग कहते हैं वो रशिया से आता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन अमेरिका का या उसका वेस्ट का, जिनको इस बात की सारी समझ नहीं आई कि इंडिया ने क्यों चूज किया ये रशिया के साथ खड़े होना उस वक्त में, जबकि क्लियर एग्रेसर है। देखें, न्यूट्रलिटी मीन्स नथिंग इन इंटरनेशनल नेशंस, नॉन अलाइनमेंट मीन्स नथिंग इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ये एक मिथ है, एक आइडियलिस्टिक टॉक है, ये कभी प्रैक्टिस नहीं होती। इंडिया जब नॉन अलाइनमेंट प्रैक्टिस कर रहा था ना, उस वक्त वो एक एफ्रो एशियन ब्लॉक जो है वो उसके साथ नेहरू की क़यादत में और स्वेगार्नो की क़यादत में वो उस वक्त लीड करना चाह रहे थे। और फिर वो नॉन अलाइनमेंट ख़त्म हो गई जब 71 में उन्होंने रशिया के साथ सिक्योरिटी पैक्ट कर दिया था। ठीक है। तो वो नॉन अलाइनमेंट वाली कोई इतनी बड़ी वो है नहीं, और नॉन अलाइनमेंट ऐसा चलता नहीं है बातों के लिए, आइडियलिज्म के लिए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन नॉन अलाइनमेंट या न्यूट्रलिटी, और न्यूट्रलिटी की तो बात बिल्कुल ही जाने दीजिए, क्योंकि न्यूट्रलिटी जब एक एग्रेसर है और एक विक्टिम है, किसी ने किसी के मुल्क के बॉर्डर्स वायलेट किए हैं, उसमें किस बात की न्यूट्रलिटी? आई मीन एवरीबॉडी हैज टू से कि ये इंटरनेशनल लॉ और चार्टर के खिलाफ है, ये यूएन के चार्टर के खिलाफ है, ये किसी भी दुनिया के लॉ के खिलाफ है। बिल्कुल। तो आपको ये कहना है, उसके बाद आपके नेशनल इंटरेस्ट आ जाते हैं। अच्छा, आप नेशनल इंटरेस्ट की कहानी सुन लें कि इंडिया टुक एटलीस्ट 20 years, इंडिया के पास बहुत टाइम था कि वो अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता वीन अवे कर लेता रशियन डिफेंस डिपेंडेंस से, और उसने करने की कोशिश भी की, थोड़ा सा कामयाब रहा, बट द पेस वाज सो स्लो, सो ग्लेशियल, और वो कुछ ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम हुए होंगे या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, आई डोंट नो, लेकिन पेस वाज वेरी स्लो, जिसकी वजह से आज 20 years बाद भी इंडिया 65% डिपेंडेंस अभी भी उसकी रशिया के साथ है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया ने को बहुत सारा इक्विपमेंट इंटरनेशनल, जैसे राफेल प्लेन्स हैं अभी जो फ्रांस। मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि ये जो आपने बात कही है, इससे मुझे एक आम नागरिक की हैसियत से एक सवाल पैदा होता है कि जो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ इंडिया के रिलेशन कितने मुतासिर होंगे इससे। दैट्स रियली अ क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, एक जो वो चीज़ें जो हम पब्लिकली देख रहे हैं, एक वो चीज़ें जो हम बिहाइंड द सीन देख रहे हैं। देखें, ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स होती है ना, जो इंडिया इस वक्त यूएस के साथ उसने अलायंस बिल्ड किए हुए हैं, दे मे टेक ईयर्स टू बिल्ड। वो तो उनको छोड़ना या छोटी छोटी बातों पे आप अनवाइंड भी नहीं कर सकते, ख़त्म भी नहीं कर सकते। हाँ, ऑप्टिक्स बहुत बुरे हैं, पॉलिटिक्स बहुत बुरी है कि एक अमेरिकन, एक कॉमन अमेरिकन को, अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स के लिए ये समझाना बहुत मुश्किल होगा कि इंडिया विच इज़ ए पिवट टू क्वाड, एशिया पैसिफिक पॉलिसी का पिवट है जो इंडिया ने अमेरिका ने उसको बिल्ड किया है, उसको उस पर आप कैन यू डिपेंड ऑन देम और नॉट व्हेन द टाइम कम्स। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इट्स नॉट आई एम नॉट सेइंग कि दे आर नॉट डिपेंडेबल, आई एम नॉट सेइंग कि अमेरिका इज आल्सो यूएस इज आल्सो थिंकिंग लाइक दिस, बट दिस क्रिएट्स ए परसेप्शन, एंड परसेप्शन समटाइम्स मैटर। अच्छा, दूसरा इंडिया का, अब इसको रियल पॉलिटिक्स में ले जाइए। मुझे ये बताइए, कोई भी मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको रशिया के साथ इस वक्त खड़े होने का एक नेशनल इंटरेस्ट में, प्रिंसिपल्स को छोड़ दीजिए, चार्टर्स को छोड़ दीजिए, फायदा क्या है? आपको फायदा क्या है? मैं एक ऐसा आदमी जो ना सिर्फ एग्रेसर है, उस पर पूरी दुनिया ने इंतहाई टफ स्टैंड ले लिया। दे आर नॉट गोइंग टू लेट हिम अवे विद दिस। वो इसको
इसमें से निकलने नहीं देंगे, क्योंकि आपने ये गुस्सा जो है दुनिया का सैंक्शन से ही देख लिया कि कितनी स्ट्रांग, कितनी स्विफ्ट सैंक्शंस रशिया पे लगी। बल्कि उन्होंने हर उस कंट्री को कि जो उन्होंने रशिया से बात भी करी, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को कल 23 यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा कि तुम रशिया क्यों गए थे और तुम्हें डिसाइड करना है कि तुमने एब्सटेन क्यों किया है। तो ये दुनिया का मूड बिल्कुल डिफरेंट है। वो इस वक्त इस बात को शायद इतना बहुत ज़्यादा सिम्पैथेटिकली ना देखें कि किसके क्या इंटरेस्ट हैं और क्या नहीं है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को, ये पार्टनरशिप्स बिल्ड करने में टाइम लगता है। जब टाइम ले लिया आपने, व्हेन यू साइंड अप समथिंग, देन यू हैव टू स्टैंड ऑन दोज प्रिंसिपल्स। एग्जैक्टली। एक बात। दूसरी बात कि इंडिया को, पीपल लुक अप टू इंडिया। इंडिया इज ए लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। कि एक अब आ जाए आइडियलिज्म की बात पे कि चार्टर्स और रूल्स और लॉ बेस्ड जो ऑर्डर है दुनिया का, उसके हवाले से इंडिया की पोजीशन या सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी डैमेज हुई है। कि एक आप दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, एक एग्रेसर है, and for some real or perceived national interest which you only understand, nobody else does, आपने उस सारे चार्टर को ही परे कर दिया कि नहीं जी मैं तो नहीं करूँगा। बिल्कुल। मैं तो नहीं खड़ा होता। 141 कंट्रीज खड़े हैं एक तरफ, आप किसकी कंपनी में खड़े हैं? आप चाइना और पाकिस्तान की कंपनी में खड़े हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग एक टू बी इन। अच्छा, बैलेंस हो रहा है। रियल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। ये वॉर sooner, I'm not even saying rather than later, very very soon this war will turn on Putin's head. It's going, there are clear indications. उसे 10 दिन हो गए हैं वो यूक्रेन में घुसा हुआ है। उसने अभी तक he has nothing to show with such a sheer power, with इतनी बड़ी पावर के साथ वो अंदर गया है 1 लाख फौजी लेके। उसने एक सिटी भी अभी तक कब्जा करके नहीं दिखाया। आपने बात की कि इंडिया इस वक्त और चाइना और पाकिस्तान एक अजीब सा जो है ना एक लाइन में खड़े नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ एक ब्रेक लूँगा, लेकिन एक सवाल आपसे पूछूंगा ब्रेक के बाद, वो ये कि आप समझते हैं कि ये जो ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें हो रही हैं, इस पर मैं बात करूँगा। जस्ट गिव मी 2 सेकेंड, विल टेक अ क्विक ब्रेक एंड इस पर हम बात करते हैं आपसे। तेजी से बदलते मुल्की और आलमी हालात हाजरा पर चुपता हुआ तबसरा, तल्ख हकाइक का बेबाक तज्जिया और अंदर की खबर बाहर की दुनिया के माहिरीन की ज़बानी। दारुल हुकूमत वाशिंगटन से बराह रास्त देखिए अनीस फारूकी के प्राइम टाइम शो में, कैपिटल टीवी वाशिंगटन पर, रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका से। बहुत बड़ी बात की है। इस वक्त मोहम्मद रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने एक ऐसी बात की कि जिससे एक बहुत सवाल खड़े हो गए कि भारत को क्या फ़ायदा है इस वक्त खामोशी इख्तियार करने का, एब्सटेन रहने का, वोट देते वक्त क्लियर अपना स्टांस नहीं देने का, और एक नया ब्लॉक जिसे मैंने बात की थी इससे वक्फे से, ब्रेक से पहले, कि एक नए ऐसे ब्लॉक्स बन रहे हैं जिसमें अजीब व गरीब जो है वो प्यार मोहब्बत की पींगे के, जो कि एक रिवायती दुश्मन है चाइना भारत का और पाकिस्तान का यार है, शहद से मीठा, हिमालय से ऊंचा, समंदर से गहरा। आज उसी ब्लॉक में हिंदुस्तान भी हमें नज़र आ रहा है। ये एक बड़ा सवाल है। मोहम्मद रिजवान साहब, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब मैं इस तरह दूंगा अनीस साहब कि ये सिर्फ ऑप्टिक्स हैं जो इस वक्त इंडिया जहाँ पे खड़ा हुआ है, इसको मैं एज ए ब्लॉक नहीं देखता। मैं इंडिया की ये फाइनल स्टेटेड पोजीशन नहीं देखता। इंडिया ने ये इस वक्त ऐसा किया है, उसकी रीजंस सिवाय इंडिया के चंद लोगों के और कोई नहीं जानता। एवरीबॉडी इज आस्किंग इंडिया, हमें नहीं पता उसकी क्या रीजंस है, क्योंकि हमें जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उस पर कुछ नजर नहीं आ रहा जिसमें इंडिया को कोई फायदा हो। लाइक आई सेड कि दिस वॉर इज गोइंग टू इंटेंसिफाई एंड दिस वॉर इज गोइंग टू एंड अप वेरी वेरी सून इन पुटिन्स डिफीट। पुटिन माइट लूज पावर इन मॉस्को आल्सो। बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं कि पुटिन का उसने अपने जो है इक़्तिदार की कुर्बानी उसको जो ना देनी पड़ेगी इस जंग के। Maybe his rule, and probably he has staked everything, his physical even thing. ये एक फिर सवाल ये पैदा होता है कि मोदी साहब ये इस वक्त एक हारे हुए घोड़े पे क्यों रेस लगा रहे हैं, क्यों पैसे लगा रहे हैं?
I don't know. Somebody needs to tell me कि what's going यार on. मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, ये तो नामुमकिन हो रहा है। नामुमकिन वो चले वो पॉलिटिकल स्लोगन्स ठीक हैं, लेकिन मुझे इंडिया का अनीस साहब, मैंने बहुत इंडिया के पिछले दिनों में जब से ये यूएनजीए का वोट हुआ है, मैंने काफी सारे इंडिया के जो हैं वो फॉर्मर पॉलिसी मेकर से को सुना है, वो मुख्तलिफ फोरम्स पे उन्होंने बात की है। उनमें से भी मैं उनके नाम भी ले देता हूँ, उनमें से भी बहुत सारे बिवाइल्डर्ड हैं, बैफल्ड हैं कि इससे इंडिया को फायदा क्या मिलेगा। निरुपमा राय ने, मेनन राव ने ये बात कही, जो कि इंडिया की फॉरेन सेक्रेटरी रही हैं, चाइना में एम्बेसडर रही हैं, यूएस में एम्बेसडर रही हैं। यही बात श्याम सरन कह रहे थे इन अ डिफरेंट टोन, इन अ डिफरेंट टैनर। यही बात जो है केसी सिंह, जो इंडिया के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो कह रहे हैं। अगर इन लोगों को भी इंडिया का कोई नेशनल इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा है इस काम में, तो किसको नजर आ रहा है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। और दूसरी बात, लेकिन वो कर गए यूएनजी में, और दुनिया को हैरान कर दिया, और अपने दोस्तों को परेशान कर दिया। मोदी ने दुनिया को हैरान कर दिया, अपने दोस्तों को परेशान कर दिया। वो उस परेशानी में यूं कह रहा हूं कि अभी क्वाड की एक मीटिंग हुई है कल परसों, जूम की ऑनलाइन पे मीटिंग हुई है क्वाड के सारे लीडर्स की। बाइडन थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी थे, और जापानीज प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर। उसमें बाइडन ने भी बहुत क्लियरली कहा है कि आई डोंट सी एनी एक्सक्यूजेस, आई डोंट सी एनी इक्विवेकेशंस। यानी कि किसी को ये बात की समझ नहीं आई कि इंडिया कहीं पसे पर्दा ये तो नहीं कि मोदी साहब और नरेंद्र साहब, मोदी और पुतिन ने तय कर लिया होगा कि मैं ये करने जा रहा हूं और ये मुझे हर सूरत में करना है, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, लेकिन खुल के नहीं कर पाए तो जिस तरह से भी कर पाए कर लें। क्या ये तो नहीं है कि पसे पर्दा कोई चीज चल रही हो? फर्ज करें ऐसा भी हुआ है, अक्सर दुनिया में डिप्लोमेसी पसे पर्दा ही चला बैक एंड पे हो रही है, पब्लिक में बहुत कम आता है। मैं इस बात को मानता हूं। मुझे बताइए क्यों करना है? इंटरेस्ट तो बता दीजिए, दुनिया को समझ तो आ जाए कि आप एक ऐसा बंदा जो इस वक्त इंटरनेशनल प्रेया बना हुआ है, वो इस वक्त इंटरनेशनल विलन नंबर 1 है आफ्टर हिटलर, और शायद उसका अंजाम भी हिटलर वाला हो। वो इस वक्त इतना दुनिया में गुस्सा है, आप उसके साथ खड़ा होना चाह रहे हैं। खड़े होने के बाद आपको क्या, व्हाट डू यू वांट टू गेन फ्रॉम इट? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। एक चीज जो मैं सोच सकता हूँ वो ये है कि इंडिया ने अभी रिसेंटली साइन किया है S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो रशिया से साइन किया लेने का। अब वो एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसकी शायद शिपमेंट आ गई है, बाकी 3-4 यूनिट्स या 5 यूनिट्स और आने हैं। वो इंडिया के लिए वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस पर भी यूएस ने, वॉशिंगटन ने सैंक्शंस नहीं लगाई थी, तो टैसिटली इंडिया को ऑलमोस्ट अलाउ किया था कि आप खरीद लें, जब आपने खरीदना, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो आप खरीद लें। चलें, खरीद लिया, वो भी आ जाएगा, या उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो आपको पता है कि आपने अगर ये वाकई ही इतना बड़ा स्टैंड वाकई ले लिया और इसको कंटिन्यू भी कर लिया, अब उसके बाद फिर आप किस कॉर्नर में आ जाएंगे? लाइक पुतिन। और आप क्या क्या छोड़ना पड़ेगा आपको? वो सारे अलायंसेस से जो आपने फायदे आपको आइंदा भी मिलने हैं, अब भी नजर आ रहे हैं, वो आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो जाहिर है आप पुतिन। और मोदी साहब का एक बहुत बड़ा विजन है जो इकोनॉमी को उनको लेके जाना है, ट्रिलियन 5 ट्रिलियन पे जहां भी लेके जाना है, वो सारा कुछ विदाउट द हेल्प ऑफ दीज फ्रेंड्स एंड एलाइज, हाउ इज इट पॉसिबल? व्हाट इज ही डूइंग? व्हाट इज ही थिंकिंग? I don't know, अनिल साहब। You are expert, sir. आप बताइए हमें, कोई सवाल का जवाब दीजिए सर। मैं सिर्फ उन चीजों की तरफ पॉइंट कर सकता हूं जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स के ज़हन में होंगी। एक बात, उनको इस चीज का बहुत फियर होता है कि अगर इंडिया और चाइना और रशिया मिल गए तो हमारी ज्योग्राफी ऐसी है कि जिस पे हम फिर अकेले रह जाएंगे अगर वो चाइना और रशिया मिल गए। आप लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी को कोई भी देखने वाला इस चीज को कोई बहुत ज्यादा वेटेज इसलिए नहीं देगा कि रशिया इज ए डेकेडिंग पावर नाउ।
रशिया कोई रोल, चाहे वो चाइना के साथ मिल भी जाए, तो आप चाइना को अकेला ही समझिए इंडिया के अगेंस्ट। ठीक है। चाइना के साथ आप इसमें एक प्रिंसिपल पॉलिटिक्स की भी बात कर लीजिए। चाइना ने इंडिया के इंट्रूजन की, अटैक किया गलवान में और वो सारे एरिया में, अभी साल दो पहले की बात है। अमेरिका ने इंटेलिजेंस सपोर्ट भी दी, अमेरिका ने सारा विंटर इक्विपमेंट भी उनको दिया, अमेरिका ने ड्रोन सपोर्ट भी दी उनको, सारा कुछ। अब ये सारी चीजें, और यूरोपियन यूनियन, लुक एट यूरोपियन यूनियन, जर्मनी को देखें कि जिसने पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कसम उठाई हुई है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है मैं कोई न्यूट्रलिटी पे बात नहीं करूंगा। जर्मनी को सबसे ज्यादा इस कॉन्फ्लिक्ट से खतरा है, मतलब उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट सबसे ज्यादा हिट होते हैं। यार इंडिया की ट्रेड क्या है रशिया के साथ? $8 बिलियन। $8 बिलियन। इंडिया रशिया की जीडीपी भी देखिए ना, रशिया की जीडीपी देखिए, $100 बिलियन की ट्रेड। एग्जैक्टली। लेकिन मेरे सवाल का जवाब सर अभी भी अधूरा है। मैं आपसे ब्रेक के बाद लेता हूँ कि क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है? वो सवाल तो गया कि क्या एक नई आलमी जंग होने जा रही है, लेकिन सवाल अपनी जगह पर है कि क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है, और मैं बाद में पाकिस्तान का भी रोल इसमें क्या प्ले करना है उस पर भी बात करूँगा। उसके अलावा मुझे और भी आपसे टॉपिक पे डिस्कस करना है। एक क्विक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जी व्यूअर्स, इस वक्त बड़ी गर्मा गर्म डिस्कशन चल रही है। इंडिया ने क्या किया है ये यूएनजी में, किस तरह का रोल अदा कर दिया है, और हम सबको हैरान कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने दुश्मनों को परेशान कर दिया है कि वो यूक्रेन पे जो स्टांस लिया है, इस पे मोहम्मद रिजवान साहब ने बात की। मेरा सवाल वहीं अपनी जगह पर, पहला मैं मोहम्मद रिजवान साहब से बात करूँगा कि क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है? क्या इस वक्त दुनिया डिवाइड हो रही है, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं? क्विकली बताइएगा। अनीस साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बैलेंस ऑफ पावर पूरी दुनिया में बहुत तेजी से और बहुत ही डिसिसिवली बड़ा बड़ा काइंड ऑफ अपहीवल के तरीके से शिफ्ट हो रहे हैं। ये अब से नहीं हो रहे, इनके साइंस हमें नजर आ गए थे जब ये टर्न ऑफ द 21st सेंचुरी, लेट 90s में, अर्ली 2000 में हमें ये नजर आ गया था कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि जो नए बैलेंसेस क्रिएट करेगा। इटसेल्फ ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि इंडिया ने साइन की है पार्टनरशिप्स, तो एक बहुत बड़ी अलाइनमेंट थी इंडिया के लिए। तो ये भी तो एक बैलेंस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ बैलेंस था ना, बिल्कुल वो साउथ एशिया में, क्योंकि चाइना की जो माइट जितनी तेजी से बढ़ी है, उसने इंडो पैसिफिक को और किसी हद तक सेंट्रल एशिया और उसको मिडल ईस्ट को भी अफेक्ट किया है। ये अनबैलेंस होता नजर आ रहा है। इसकी वजह से क्वाड अलायंसेस बने, जिसकी वजह से इंडिया को पिवट बनाया गया ताकि वो बैलेंस कायम रहे। अब वो बैलेंस तो कायम रहेगा, और उसके लिए बहुत ज्यादा थिंकिंग है उसके पीछे, उसके पीछे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर जो चीन और रूस अपनी मर्जी का क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये अथॉरिटेरियन वर्ल्ड ऑर्डर होगा। इसको एज ए डेमोक्रेसी किसी का इसको फायदा नहीं होगा। वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमें रास्ता मिले। चीन और रूस ये चाह रहे हैं कि इस वक्त उनके ख्याल में, मेरा नहीं ये ख्याल, उनके ख्याल में अमेरिका और वेस्ट इस वक्त वीकेस्ट अपनी हिस्ट्री की विकेट पे हैं। तो अगर हम इस वक्त ज्वाइन होके अटैक कर देंगे इस वर्ल्ड ऑर्डर पे, तो हम एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने में, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्रिएट कर सकते हैं। आपको याद है BRI कब से शुरू हुआ है और CPEC कब से शुरू हुआ है? ये उसी ख्वाहिश के ये क्या कहते हैं, रियल वो थी डायमेंशंस कि जिसमें चीन ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया और बढ़ाने की कोशिश रादर की, बेचारा बढ़ा तो नहीं सका, लेकिन बढ़ाने की कोशिश की। इसी कोशिश में वो इंडिया के अंदर भी आ गया, उसको स्केयर करने के लिए कि तुम अमेरिका के साथ मत जाना वरना मेरा बहुत बड़ी माइट है। बिल्कुल। लेकिन इंडिया स्केयर नहीं हुआ, इंडिया खड़ा रहा वहां पे, और यूएस भी कोई बैक ऑफ नहीं किया, वेस्ट भी बैक ऑफ नहीं किया।
पूरी सपोर्ट दी इंडिया को, मॉरल भी, डिप्लोमेटिक भी, क्योंकि पूरी जंग तो हो नहीं पाई थी, वो एक लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट थी और थोड़े दिन चली और ख़त्म हो गई, लेकिन उसमें भी फुल बैकिंग दुनिया ने शो की थी। अच्छा। तो वो भी तो एट द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल चार्टर ही थी ना, कि यू आर एग्रेसर। चाइना के लोग क्या कह रहे थे? यू आर एग्रेसर, यू वायलेटेड द इंटरनेशनल बॉर्डर्स, यू केम इन, वी आर गोइंग टू साइड विद इंडिया। तो ये एक इंटरनेशनल लॉ का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ही गलत हुआ इंडिया से, वन, प्रैक्टिकली भी गलत हुआ, क्योंकि मुझे एटलीस्ट या इंडिया के अपने लोगों को भी इसमें कोई नेशनल इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा। ठीक है, एक डेड हॉर्स पे बेट की गई है, और इतनी बड़ी बेट जो कि आपके करंट बैलेंस ऑफ पावर को अब सेट करने की सलाहियत रखती है। बिल्कुल रखती है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है? पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान को ऑलरेडी एक पेरिया के तौर पर लोग ट्रीट करना शुरू, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी है कि पाकिस्तान बेसिकली अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से प्लेयर ही नहीं है रीजन का। एक ज़माना था कि पाकिस्तान के को जब फुल यूएस बैकिंग होती थी तो ये प्लेयर बनने की कोशिश करता था। प्लेयर तब भी नहीं था, इसकी स्ट्रेंथ उस वक्त नहीं थी, लेकिन चूंकि यूएस की गोदी में बैठा हुआ था तो वो प्लेयर बन के तो लोगों को तंग किया करता था। ठीक है, अब वो यूएस ने अपनी गोदी से उतार दिया है, चाइना उसे अपनी गोद में उठा नहीं रहा, तो पाकिस्तान वैसे सऊदी अरब भी कोई खास नहीं गोद में बैठा रहा। सऊदी अरब ने तो बड़ी देर से इनको फारिग करवा दिया हुआ है। सऊदी अरब तो इनसे नाराज है बहुत। इनको $4 बिलियन दिए, आपको पता है किन कंडीशंस पे दिए हैं उसने? वो ऐसी कंडीशंस तो आईएमएफ अपनी सारी जिंदगी में नहीं लगाई कभी पाकिस्तान। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो आपका कहने का मतलब ये कि पाकिस्तान हैज नो रोल टू प्ले, या उसकी अभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कि सिग्निफिकेंस नहीं है कि वो कुछ कर सके? ये उछल के इंपॉर्टेंस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मॉस्को का विजिट, वो हमें भी देखो, हम भी इम्पोर्टेंट हैं, हम मॉस्को आ गए, भाई क्या हुआ, आगे दोबारा चले जाओ, क्या होगा इससे? वो सैंक्शंस, वो जो रशिया के साथ खड़ा होता जाएगा, गुस्सा इतना है अमेरिका में और यूरोपियन यूनियन में कि वो सारा इस सारी चीज़ की लपेट में, चाहे थोड़ी देर के लिए, चाहे कुछ देर के लिए, चाहे किसी तरह से भी, वो एक थोड़ा सा वो हो जाएगा। अच्छा, एक बात और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, कोई चीज़ फाइनल नहीं होती इंटरनेशनल रिलेशंस में। इस पावर पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में, कोई नथिंग इज कास्ट इन आयरन। चीज़ें चेंज होती हैं, जो इवेंट चेंज होते हैं, चीज़ें बदलेंगी। और मैं ये भी नहीं समझता कि इसने कोई परमानेंटली, इस मूव ने डैमेज कर दिया है अमेरिका के साथ रिलेशंस को इंडिया के, या अभी तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि किस तरह के टर्न्स आते हैं और यूरोप के साथ क्या ताल्लुक। एक क्विक ब्रेक का टाइम है, मैं ब्रेक लेता हूं और हम अपने अगले टॉपिक पे भी आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के शहर पेशावर में एक धमाका हुआ, खून रेजी हुई है, टेररिज्म का वाक़यात फिर शुरू हो गए, शिया कम्युनिटी को निशाना बनाया गया। रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम इस पे बात करेंगे। स्टे ट्यून विद अस। तेजी से बदलते मुल्की और आलमी हालात हाज़िरा पर चुपता हुआ तबसरा, तल्ख हक़ाइक़ का बेबाक तज्ज़िया और अंदर की खबर बाहर की दुनिया के माहिरीन की ज़बानी। दारुल हुकूमत वाशिंगटन से बराह रास्त देखिए अनीस फारूकी के प्राइम टाइम शो में, कैपिटल टीवी वाशिंगटन पर, रियासत-ए-मुत्तहिदा अमरीका से